मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच जो है नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। अब जो कुछ भी है सिर्फ नौटंकी है, ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएं और सऊदी अरब और इजराइल के मुद्दों पर बिल्कुल शांत हो जाएं। आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी इजराइलियों को ज़रा सा छूट दिया है सऊदी अरब ने, और जैसे ही यहूदी अरब की सरज़मीन पर पहुँचे हैं वहाँ पर उन्होंने यहूदियों ने अपनी पूजा शुरू कर दी है। जिस भी मज़हब से वो हैं यहूदी, वो जिसको भी वो मानते हैं अपने अंदाज़ में, जैसे फ़िलिस्तीन की सरज़मीन पर ज़बरदस्ती वो मस्जिद अल-अक्सा में घुसकर पूजा करते हैं, वैसे ही उन्होंने अरब की सरज़मीन पर जिस होटल में वो रुके थे उसी होटल के अंदर उन्होंने अपना वो धार्मिक काम करना शुरू कर दिया और ख़ुद सोशल मीडिया पर उस वीडियो को पोस्ट कर दिया। अब मेरे दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आगा खामनाई ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ जो लोग नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, सऊदी अरब को कटाक्ष करते हुए कहा कि जो भी सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं ये ठीक वैसा ही है जैसे हारते हुए घोड़े पर बैटिंग करना, शर्त लगाना, भरोसा करना। ईरान के सुप्रीम लीडर के इस बयान के बाद नेतन्याहू को इतनी आग लगी कि नेतन्याहू सामने आया। वीडियो के ज़रिए उसने मैसेज ईरान को दिया कि अब ईरान कुछ भी कर ले, सऊदी अरब और इजराइल के नॉर्मलाइजेशन को ईरान नहीं रोक सकता। בעוד שמשטר הטרור של חמינאי מייצא הרס וחורבן, ישראל מקדמת קדמה ושלום. בדיוק כפי שאיראן לא מנעה מאיתנו להשיג את הסכמי אברהם, איראן גם לא תמנע מאיתנו להרחיב עוד יותר את מעגל השלום לטובת אזרחי ישראל, עמי האזור והאנושות כולה. उधर दोस्तों इतना ही नहीं है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी बयान दे दिया ईरान के सुप्रीम लीडर के जवाब में। कहा कि ईरान जो खोखली धमकियां दे रहा है ये सिर्फ ऐसी धमकियां देकर सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों को ख़राब कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई दे दी गई है और बता दिया गया है कि हम सऊदी अरब से अपने रिश्ते मजबूत कर ही इसीलिए रहे थे ताकि सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन के लोगों को भी दबाने के लिए अब नेतन्याहू की सरकार आगे आ रही है, क्योंकि नेतन्याहू की सरकार के इशारे पर सऊदी अरब की सरकार, मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने फ़िलिस्तीनियों को खामोश कर दिया है, फ़िलिस्तीन की सरकार को खामोश कर दिया है कि आप अपना मुद्दा 2 स्टेट सॉल्यूशन वाला नहीं उठा सकते। अब नेतन्याहू ने एक और चाल चली। नेतन्याहू ने कहा कि अब तक गाज़ा के इलाके से 15,000 लोग इजराइल काम करने आ सकते थे, लेकिन हम इनकी तादाद को बढ़ाकर इस डील में उनको शामिल करके 15,000 से 20,000 लोगों को बढ़ा रहे हैं। अब 20,000 गाज़ा के लोग इजराइल आकर काम कर सकेंगे ये डील होने के बाद। जैसे जैसे तमाम देशों ने इजराइल पर बोलना बंद किया, इजराइल ने पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी दिखानी भी शुरू कर दी है। यूरोप के 3 देशों के विदेश मंत्रियों को फ़िलिस्तीन के इलाके में जाने की इजाज़त नहीं दी। अब वो यूरोप के 3 कौन से देश थे, कौन से विदेश मंत्री थे, उसकी जानकारी इजराइल की मीडिया नहीं दी है, लेकिन जाने के लिए इसलिए बैन किया उनको ताकि उस इलाके के हालात और इजराइल का जुल्म यूरोप के विदेश मंत्री ना देख पाएँ। उधर इजराइल के NSA बेंजीवीर ने कह दिया है कि मस्जिद अल-अक्सा 7 दिन 24 घंटे के लिए यहूदियों के लिए खोल दी जाए और मुसलमानों को उस मस्जिद से दूर किया जाए। इसके अलावा रोज़ जो हो रहा है, एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा मस्जिद अल-अक्सा के बाहर यहूदियों का तांडव। मेरे दोस्तों, उधर फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल असल में आज़ाद नहीं है, वो ख़ुद अमेरिका का ग़ुलाम है और अमेरिका ही असल में फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करना चाह रहा है।
लेकिन फ़िलिस्तीनियों को आज़ादी मिलेगी और जेरूशलम एक दिन फ़िलिस्तीन की राजधानी बनेगी। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार से तुर्की के सरकार की नहीं बनती है, बिल्कुल ऐसे है टकराव। ऐसे में सीरिया के ही विपक्षी पार्टी को बुलाकर तुर्की ने तुर्की में ही उनकी डेलीगेशन से मुलाकात की है जो बशर अल असद के खिलाफ हैं। वहीं सीरिया के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कहा है कि जब तक तुर्की से नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जब तक तुर्की की सेना सीरिया की सरजमीन से नहीं निकल जाती। उधर तुर्की ने पीकेके यानी कुर्दिश लड़ाकों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए तुर्की में ही 145 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो पीकेके से जुड़े हुए सदस्य थे। ठीक इसी तरह से तुर्की ने कल देर रात इराक के बॉर्डर के इलाकों में, जहां उसका कहना है कि कुर्दिश लड़ाके मौजूद थे, वहां ख़तरनाक एयर स्ट्राइक किया। कहा गया है कि इस एयर स्ट्राइक में, तुर्की की एयर स्ट्राइक में इराक में मौजूद कई सारे 8 से 10 कुर्दिश लड़ाके मारे गए हैं और कई घायल हैं। कई सारी पोस्टों को तबाह भी तुर्की ने किया है। ठीक इसी तरह से सीरिया पर भी इजराइल ने बमबारी की है, जिसमें सीरिया के 10 सैनिक मारे गए हैं। वहीं जो ईरान ने ऐलान किया था, मैंने आपको कल मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में बताया था, वो काम कर दिया है। ताज़ा तस्वीरों में देखिए, ईरान ने अपने ड्रोन्स की ड्रिल की है। इसके अंदर उसने पुराने ड्रोन्स को अपग्रेड किया है, कुछ नए ड्रोन्स को शामिल किया है जो लंबी दूरी तक हैं। ये वो तमाम ड्रोन थे जो इजराइल और अमेरिका को नज़र में रख कर बनाए गए हैं, और यही वो तमाम ड्रोन हैं जिससे पूरा यूरोप और अमेरिका कांपता है। उधर ईरान की ताकत कितनी बढ़ गई है, ईरान ने खुद ही दिखा दिया है और आप लोगों को खुद ही समझना होगा। ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह वीडियो जारी किया है और दिखाया है कि ईरान का सबसे ख़तरनाक ड्रोन अबाबील 5 अमेरिका के US के डिस्ट्रॉयर जो पर्शियन सागर में मौजूद है उसको ट्रैक कर चुका है, ट्रैक कर रहा है लगातार, और उस पर आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से टारगेट साइन आ रहा है। यानी सीधा ईरान ने बताने की कोशिश करी है कि अमेरिका का डिस्ट्रॉयर हमारे ड्रोन के निशाने पर है। ईरान की नेवी ने ऐलान किया था कि हम अंटार्कटिका में अपनी मिलिट्री को बढ़ाएंगे और वहाँ पर अपना बेस बनाएंगे। अमेरिका इस चीज़ से चिढ़ गया है और डर भी गया है। अमेरिका ने साफ लफ्ज़ों में और सीधे सीधे नरम जुमले में कहा है कि अंटार्कटिका के इलाके को वैज्ञानिकों के लिए छोड़ देना चाहिए। हम खिलाफ हैं किसी भी देश की सेना वहां पर तैनात हो। ईरान में गृह युद्ध की शुरुआत एक बार फिर से नज़र आ रही है। दोस्तों, अब अरमिता गैरवंद नाम की एक लड़की, जिसको हिजाब ठीक से ना पहनने के लिए ईरान की मिलिट्री ने, सोशल पुलिस ने मारा पीटा है, ऐसा इल्ज़ाम है, जिसके बाद अरमिता गैरवंद जो हैं बुरी तरह से घायल हो गई और इस वक्त कोमा में हैं। उधर अमेरिका में खालिस्तानियों और सिखों को लेकर पत्रकारों ने अमेरिका की सरकार से सवाल किया कि आप इन पर क्या कहेंगे। ये विरोधी नारे लगा रहे हैं, ये उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर अमेरिका ने एक तरह से भारत को झटका देते हुए कहा कि हम फ्री स्पीच के साथ हैं। अगर वो कोई विरोध जता रहे हैं या किसी से नाराज़ हैं तो ये उनका अधिकार है और ये फ्री स्पीच है और हम फ्री स्पीच के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते। एक नई बात आपको बताने जा रहा हूँ, अज़रबैजान को अब इजराइल एडवांस सैटेलाइट देने वाला है। उस सैटेलाइट का इस्तेमाल दुनिया भर की सैटेलाइट हाई क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करेगा वो सैटेलाइट अज़रबैजान को, जिससे अज़रबैजान की एयरफोर्स को काफ़ी मदद मिलेगी। उधर आर्मीनिया के अभी भी जो बचे कुचे लोग हैं जो नारगोनो काराबाख में हैं, उन पर अज़रबैजान ने रहम दिखाते हुए कहा है कि उन लोगों को पूरी आज़ादी मिलेगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन रहेगा। वो किसी भी धर्म की मान्यता को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी भी धर्म को पूज सकते हैं, मान सकते हैं, और वो जहाँ चाहे नारगोनो काराबाग में रह सकते हैं। उधर फ्रांस के विदेश मंत्री आर्मीनिया उतर गए हैं। तस्वीरें वही आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं, और एक बड़ी डील हो गई है। फ्रांस तैयार हो गया है कि आर्मीनिया को एडवांस हथियार यानी हर तरह के हथियार देगा ताकि आर्मीनिया दुश्मनों से लड़ सके, और आर्मीनिया का फिलहाल एक ही दुश्मन है, वो है अज़रबैजान। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।